नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अक्टूबर 2023। पिछली 2-3 क्लासेस में हो चुकी है, शायद एक ही क्लास हुई है। अब आगे उसी में देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने घोड़ी के गर्भ में विकसित भ्रूण को दूसरी घोड़ी में प्रत्यापित करने में सफलता प्राप्त की। इस विधि से जन्मे मादा बच्चे का नाम क्या रखा गया है? क्वेश्चन क्या है कि उष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पहली बात तो यही, कहाँ है ये? राजस्थान के बीकानेर। इस संस्थान ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि घोड़ी के गर्भ में जो एक विकसित भ्रूण है उसको वहां से निकाल के दूसरी घोड़ी के गर्भ में उसको आरोपित किया। अब इस विधि से एक मादा बच्चे का जन्म हुआ, यानी घोड़ी का ही जन्म हुआ। उसका नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है गंगा, हिमानी, लक्ष्मी या फिर रानी। गंगा नाम भी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि ये भारत की पहली क्लोन गाय, जिसका जन्म कब हुआ? 16 मार्च 2023। तो गंगा नाम से भारत की पहली क्लोन गाय है, जो कि 16 मार्च 2023 को इसका जन्म हुआ। यहाँ पूछा गया है एक मादा बच्चा किसका? घोड़े का, यानी कि घोड़ी का जन्म हुआ है, उसका नाम पूछा गया है क्या है और किसने विकसित किया इसको? तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो कहाँ है? बीकानेर ने। इसका नाम है हिमानी। दोनों नाम ध्यान रखें। गंगा नाम से भारत की पहली क्लोन गाय है, और अभी जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, इसने घोड़ी के गर्भ में से एक विकसित भ्रूण को वहां से निकालकर और दूसरी घोड़ी में प्रत्यापित करने में सफलता प्राप्त की, और उससे एक मादा बच्चे का जन्म हुआ, यानी घोड़ी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया क्या? हिमानी। अगला प्रश्न है, स्वतः क्या है? कई बार ऐसे एक ही शब्द के जो प्रश्न होते हैं कई बार पूछ ले जाते हैं और वो बहुत कठिन होते हैं। अगर प्रश्न में पूरा लंबा सेंटेंस लिखा हुआ हो तब आप उसका कोई ना कोई उत्तर ढूंढ पाते हैं। केवल एक ही शब्द हो तब उत्तर ढूंढना मुश्किल होता है। या तो कहीं ना कहीं आप उसकी फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश करें, तब आंसर मिल सकता है, वरना ऐसे प्रश्न आपको एक बार याद ही करने होते हैं। स्वतः क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम, रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, या फिर रियल टाइम वेदर फोरकास्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चारों ऑप्शन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बता देता हूं एक बार। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ये तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि स्वतः कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जिससे, मान लेते हैं इसका उत्तर ये नहीं है वैसे, कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आप ऑनलाइन स्टडी कर सके। ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम, कोई ऐसी मोबाइल ऐप बनाई गई या फिर ऐसा कोई ऐसी वेबसाइट बनाई गई जहां से आप मेडिसिन डिलीवरी कर सके, टेली मेडिसिन में ये काम करता हो। या फिर रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, ये क्या है? और या फिर रियल टाइम वेदर फोरकास्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि मौसम की जानकारी देने वाला सिस्टम, ये क्या है? ये है रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम। क्या होता है ये सिस्टम? इसमें ये रखा गया है स्वतः में क्या, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्वतः में क्या होता है? कुछ ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनमें कुछ व्यक्ति अगर पात्र हैं लेकिन उन लोगों ने उस योजना के लाभ के लिए आवेदन नहीं किया है। जैसे मान लेते हैं कि फ्री बिजली के लिए कोई योजना चलाई गई, अब उसमें बहुत सारे लोग पात्र हैं लेकिन किसी ने आवेदन नहीं किया, उसको भी योजना का लाभ मिल रहा है, उसको कहा गया इस सिस्टम से उसको लाभ मिल रहा है। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम लाया गया कि जिसमें जो भी लोग पात्र हैं सबका एक डेटा पहले गवर्नमेंट के पास होगा, और उस डेटा के आधार पे कौन कौन लोग पात्र हैं, जैसे कि बिजली का बिल सभी भर रहे हैं या कुछ और चीजें जो गवर्नमेंट के पास डेटा उपलब्ध है, उसके आधार पर एक जानकारी ली जाएगी और फिर कैलकुलेट किया जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति योजना के तहत पात्र है। और ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनमें व्यक्ति पात्र है तो उसको बिना आवेदन के भी उसको घर बैठे उसका लाभ स्वतः ही मिल पाएगा। घर बैठे लाभ, यानी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्वतः ही प्राप्त, ये स्वतः सिस्टम है। स्वतः ही प्राप्त होना यानी कि बिना आवेदन के, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको बिना आवेदन किए, और बिना आवेदन किए किनको? जो पात्र हैं, जो भी पात्र हैं उनको योजना के लाभ के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा
कि मैं इस योजना की जो सारी कंडीशन है उनको फुलफिल करता हूँ, मुझे इस योजना का लाभ दिया जाए। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट डेटा के आधार पर अपने आप ही देखेगी कौन कौन व्यक्ति योजना के तहत पात्र है और उनको योजना का लाभ स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, सर्विस डिलीवरी यानी कि सेवा प्रदायगी सिस्टम है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन के आधार पर यानी कि आज के टाइम पे कौन व्यक्ति उस योजना के तहत पात्र है, यानी कि उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद उनको लाभ को प्रदान किया जाएगा। आबकारी निरोधक दल का ध्येय वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कोष मूलो दंड, सत्यमेव जयते, अनुशासन एवं राजस्व अर्जन, उद्यमिता, निष्पक्षता या और सत्यनिष्ठा। इस तरह का एक क्वेश्चन आरएस 2021 प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। यानी कई बार जो अलग अलग संस्थान है वहां डीआरडीओ का पूछा गया था कि मोटो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है। हो सकता है अब ये पूछ ले जाए, क्योंकि ये आबकारी निरोधक दल जो है इसको अभी अभी, राजस्थान का जो आबकारी निरोधक दल है इसको अभी अभी ध्येय वाक्य दिया गया है, साथ ही इसका एक प्रतीक दिया गया है, प्रतीक चिन्ह। ये चीजें अभी दी गई हैं, तो हो सकता है पूछ भी लिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन, इस पैटर्न पे क्वेश्चन तो पूछे जाते ही। मैं सभी बता देता हूं कि सभी किसी न किसी संस्थान के ध्येय वाक्य हैं। कोष मूलो दंड, अब इसके दो अर्थ हैं। ये चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वहां से लिया गया सेंटेंस है। ये भारतीय आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये ध्येय वाक्य है। कोष मूलो दंड यानी कि धन, कोष, ये यही मूल शक्ति है, या कह सकते हैं कि मूल सत्ता कोष में है, धन में है। ये कहां से लिया गया? ये अर्थशास्त्र से लिया गया। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जो भी कहें आप, उनके अर्थशास्त्र है और ये आयकर विभाग का ध्येय वाक्य है। सत्यमेव जयते, ये तो बहुत कॉमन सा वाक्य है। इसके प्रतीक चिन्ह में भी यहाँ ध्येय वाक्य पूछा गया है, लेकिन प्रतीक चिन्ह में भी सत्यमेव जयते यहाँ लिखा हुआ है आबकारी निरोधक दल के साथ, यानी ध्वज बना हुआ है, ध्वज के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ध्येय वाक्य क्या है? आबकारी निरोधक दल राजस्थान का ध्येय वाक्य क्या है? अनुशासन एवं राजस्व अर्जन, उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। ये किसका ध्येय वाक्य है? ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी अभी इसका ध्वज भी दिया गया। ध्वज का क्या है चिन्ह? तो ध्वज में ऊपर है पीला रंग और ध्वज में नीचे बनाया गया है ऐसा नीला रंग। ये आबकारी विभाग का इस तरह से ध्वज बनाया गया। दो रंग दिए गए, पीला और नीला। आबकारी विभाग की जो टीम होगी उनकी वर्दी पर बाईं ओर इस तरह का प्रतीक चिन्ह और ध्वज के साथ, यानी कि एक बैज के साथ ये लगाया जाएगा। अच्छा, इसके राजस्थान में आयुक्त कौन है आबकारी दल के? तो ये है, उनका नाम है ओम कसेर। कौन है ये? आबकारी निरोधक दल राजस्थान के आयुक्त यानी कि कमिश्नर। देश का सबसे बड़ा मेडिकल आईपीडी टावर कहां बनाया जा रहा है? एसएमएस अस्पताल जयपुर, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर या फिर एएफएमसी पुणे। एएफएमसी मतलब आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। कहां बनाया जा रहा है? एसएमएस अस्पताल जयपुर में बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई होगी 121 मीटर। इसमें 24 मंजिलें होंगी, यानी कि ये 24 मंजिला इमारत है। इसकी छत पर हेलीपैड भी बनाया गया है, यानी यहाँ एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा होगी। एयर एम्बुलेंस क्या होती है? एयर एम्बुलेंस यानी हेलीकॉप्टर को ही कहते हैं। हेलीकॉप्टर में एम्बुलेंस वाली सर्विस फिट कर दी जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? एयर एम्बुलेंस। तो एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ है, यानी कि इसकी छत पर, इस टावर की छत पर एम्बुलेंस यहाँ एयर एम्बुलेंस यानी कि हेलीकॉप्टर यहाँ उतर सकता है। और इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है अनूप परतरिया। कहां बनाया जाएगा? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल यानी कि RHB, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा देश का पहला कोचिंग हब कहां बनाया गया है? कोटा, जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर। कोचिंग के नाम से हो सकता है आपके दिमाग में कोटा आए, लेकिन प्रश्न का उत्तर क्या है? जयपुर। जयपुर के प्रताप नगर में
देश का पहला कोचिंग हब बनाया जा रहा है। लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो भी कोचिंग संस्थान है उनको एक ही जगह एक स्थान पर लाना। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हाल ही में पर्यटकों हेतु जिप्सी सफारी शुरू की गई। यह टाइगर रिजर्व किन जिलों में फैला हुआ है? थोड़ी सी जानकारी तो दी गई है प्रश्न में कि मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में जिप्सी सफारी शुरू की गई है। अब ये किन किन जिलों में फैला हुआ है ये पूछा गया है। सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। पहले ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? सवाई माधोपुर। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में ये है, लेकिन सवाई माधोपुर में नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारां। कोटा बूंदी में है लेकिन बारां में नहीं है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, तो ये वाला ऑप्शन सही है। झालावाड़ में, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। और यहाँ झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, तो प्रतापगढ़ और बारां में ये नहीं पड़ता। तो इन 4 जिलों में इसका एरिया आता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा कहां बनाया जाएगा? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर? कई सारे पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई थी। जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा बनाया जाएगा। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी राजसमंद द्वारा अणुव्रत पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है रतन टाटा, अनिल अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला या फिर लक्ष्मी निवास मित्तल। इस सोसाइटी के द्वारा यानी अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा दो दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, उसको कहा गया अणुव्रत सम्मान। ये किसको दिया गया? उद्योगपति श्री रतन टाटा को 2023 के लिए। अगला प्रश्न, अमेरिका की ट्रैवलर मैगजीन कोंडे नास्क ने वर्ष 2023 के रीडर्स चॉइस अवार्ड के तहत राजस्थान के किस होटल को शीर्ष स्थान पर रखा? पर्यटकों के फीडबैक या रिव्यू के आधार पर कुल 20 संस्थान देश से चुने गए, 20 होटल। उनमें से राजस्थान के कितने थे? 9। और उनमें से पहले नंबर पर जो था वह था जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस। मेरी माटी मेरा देश अभियान में अच्छे प्रदर्शन के कारण राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों से वहां की मिट्टी लाई गई अलग अलग कलश में भर के और नई दिल्ली वो पहुंचाई गई। साथ ही जहां के जो शहीद हैं या सेनाओं में, अलग अलग सेनाओं में या अलग अलग तरह की आर्म फोर्स में या अर्ध सेना में या पुलिस में जो कार्यरत लोग हैं उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहां शिलाफलक यानी कि एक पत्थर लगाकर जिनके परिवार से कोई शहीद हुआ है उनके बारे में जानकारी दी गई है। वहां राष्ट्रध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया जाता है। इस तरह से ये प्रोग्राम संचालित किया गया, मेरी माटी मेरा देश अभियान। अब इसमें प्रदर्शन के आधार पर पहला स्थान किसको मिला? पहला स्थान मिला जम्मू कश्मीर को, दूसरा स्थान मिला गुजरात को, तीसरा स्थान मिला राजस्थान को, और राजस्थान के साथ साथ संयुक्त रूप से कौन रहा? राजस्थान के साथ तीसरे पर हरियाणा। आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ पूरे हुए। कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? राजस्थान नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन सही नहीं था, यानी कि नीति 2 अक्टूबर नहीं बल्कि 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। इसका लक्ष्य था कि 2030 तक प्रदेश में 90 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजना स्थापित की जाए। अब इस 90 गीगावाट को डिवाइड किया गया कैसे कि 65 गीगावाट इसमें होगी सौर ऊर्जा पर आधारित, 15 गीगावाट होगी सौर और पवन हाइब्रिड, और 10 गीगावाट होगी हाइड्रो और बैटरी चालित। ये सब इसमें शामिल की गई। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संबंध में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन था नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 किलो टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन सही नहीं है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत से होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 10% राजस्थान से हो, तो 10 नहीं बल्कि लक्ष्य रखा गया है कि न्यूनतम 20% राजस्थान से होना चाहिए। एक और इसमें कथन है वो क्या है कि राज्य में उत्पादित जो नेचुरल गैस है उसमें 10% ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग होनी चाहिए। तो इसमें केवल एक कथन सही था, दूसरा सही तब होता जब 20% होता, और तीसरा सही कथन इसमें ये है। मारवाड़ उत्सव 2023 के दौरान किसे मिस मारवाड़ का खिताब मिला? ये मिला अनीशा राठौड़ को। और मारवाड़ श्री का खिताब किसको मिला? सम्राट लाहौर को। आयोजन कहाँ हुआ? उम्मेद स्टेडियम जोधपुर। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 में राजस्थान के संस्थान को स्थान मिला। कौन से संस्थान को? तो 1 और 2 दोनों, यानी कि एम्स जोधपुर और SMS जयपुर, सवाई मानसिंह जो मेडिकल कॉलेज है, इन दोनों को इसमें स्थान मिला। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीट आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 34 और जनजाति के लिए
25 सीट आरक्षित है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हेतु प्रदेश में पहली बार दी गई होम वोटिंग सुविधा हेतु कौन पात्र नहीं है? 3 वर्ग के लोग इसमें पात्र थे। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी वाले मतदाता और कोविड संक्रमित व्यक्ति। ये बैलेट पेपर पर आधारित सुविधा थी। ईवीएम इसका उपयोग इसमें नहीं किया गया और ये सुविधा विकल्प के तौर पर दी गई थी, यानी कि अनिवार्य नहीं थी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? सुविधा पोर्टल लॉन्च की गई थी। प्रत्याशियों के लिए इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधा उपलब्ध होगी, जैसे कि चुनाव प्रचार के दौरान परमिशन लेना, जुलूस निकालने के लिए परमिशन लेना, वाहनों की संख्या के लिए परमिशन लेना, ये सभी। वोटर हेल्पलाइन जो ऐप थी ये मतदाताओं के लिए थी, उनको चुनाव से संबंधित, मतदान केंद्र से संबंधित विभिन्न जानकारी यहाँ उपलब्ध होंगी। सक्षम ईसीआई ऐप दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है और सी विजिल ऐप थी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों की शिकायत के लिए। राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना विधेयक 2023 पारित किया, जिसके तहत गठित राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बने प्रकाश चंद्र गुप्ता, सदस्य बने पीके गोयल, एसएन राठौड़, हरिकुमार गोतारा और सुनील गहलोत। श्री करनी चारण एवं दिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जयपुर में। और आखिरी प्रश्न क्या है? राज्य की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन निम्नलिखित में से किन स्टेशन के बीच में संचालित होगी? तो ये मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट जंक्शन तक संचालित होगी। इसका 15 किलोमीटर भाग गुजरेगा टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य से। साथ ही एक और बात मैंने कल पूछी थी, अभ्यारण्य किस तरह से लिखते हैं? तो ये वाला अशुद्ध है, इस तरह से लिखते हैं। इसमें दो शब्द होते हैं, अभय और अरण्य, यानी कि ऐसा अरण्य यानी ऐसा जंगल जहां जो जंगली जानवर हैं वो अभय होकर घूम सके, तो संधि है इसमें, अभय अरण्य, इसको ऐसे लिखते हैं, ये वाला गलत। आज की क्लास समाप्त होती है यहीं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।